डी ब्लॉक से लगिनराय का ज़मीनी फासला 1500-1600 किलोमीटर से ज़्यादा बन रहा था। हमने वहाँ से लगिनराय ही का रुख किया था, क्योंकि इसके दामन में ही हम बैरेट M107 छुपाई हुई थी। इसके बगैर तो वचनराय से ज़खीरा टॉप पर फायर करना नामुमकिन था। सुबह के 3 बज रहे थे जब हम वहाँ पहुँचे। वहाँ रुके बगैर हमने बैरेट M107 ली और वहीं से वचनराय की तरफ बढ़ गए। ड्रैगनोव राइफल भी मैंने वहाँ नहीं छोड़ी थी, क्योंकि बैरेट M107 से फायर करने के बाद इसको मैंने कहीं छुपा देना था। यह राइफल हमें किसी खास मौका पर ही ज़रूरत पड़ना थी, वरना ड्रैगनोव की रेंज मेरे लिए काफ़ी थी। यूँ भी इसका वज़न ड्रैगनोव से काफ़ी ज़्यादा था और इतनी वज़नी राइफल को हर वक्त साथ फिराना आसान काम नहीं होता, जबकि इसकी ज़रूरत कभी कभी पड़ना हो। तुलुए आफ्ताब तक हम वचनराय के दामन में पहुँच गए थे। एक मुनासिब गार ढूंढकर हमने अपना सामान वहीं रखा। सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि हमें आग जलाने की ज़रूरत पड़ी। यूँ भी अप्रैल का महीना ख़त्म होने को था। बुलंदी पर अलबत्ता अच्छी खासी सर्दी पड़ रही थी, खासकर तेज़ हवा सर्दी की शिद्दत को बढ़ा देती थी। नवंबर दिसंबर में तो बर्फ़बारी भी शुरू हो जाती थी। सरदार को आराम करने का कहकर मैं बैरेट M107 को बैग से निकाल कर जोड़ने लगा। राइफल को मुकम्मल जोड़कर मैं गार के दहाने पर आ गया। गार के सामने काफ़ी घने दरख्तों के साथ एक छोटी सी टेकरी पर लेटकर मैंने 500 मीटर के फासले पर एक छोटा सा पत्थर चुना और मतलूबा रेंज लगाकर एक गोली फायर कर दी। आला क्वालिटी के साइलेंसर की वजह से हल्की सी ठक की आवाज़ आई थी। वो पत्थर 2-3 टुकड़ों में बट गया था। हर स्नाइपर अपनी राइफल की सफरकारी अपने तरीके से करता है। सफरकारी का मतलब है राइफल को दुरुस्त निशाना लगाने के लिए जांचना, और ज़रूरी नहीं कि एक स्नाइपर की सफ़र की हुई राइफल से दूसरा स्नाइपर भी दुरुस्त निशाना लगा पाए, क्योंकि हर इंसान की मास्टर आई मुख्तलिफ होती है। इसके बावजूद अमेरिकन स्नाइपर की सफ़र की हुई राइफल हैरत अंगेज़ तौर पर मेरे मजाज के मुवाफिक थी। बहुत से कारीन को तो शायद ये भी मालूम ना हो कि मास्टर आई होती क्या है। फायर करते वक्त हर शख्स को एक आंख बंद करके फायर करना पड़ता है, और दुरुस्त फायर के लिए ज़रूरी है कि हर फायरर अपनी मास्टर आई खोल कर फायर करे। वो ज़रूरत तो नहीं, लेकिन कारीन की मालूमात के लिए मास्टर आई मालूम करने का तरीका यह है, अपना बायां बाजू मुकम्मल खोल कर अपनी शहादत की उंगली खड़ी करे, अपनी दोनों आंखें खुली रखते हुए उस उंगली से किसी भी निशाने पर शेस्त ले। अब बारी बारी अपनी दोनों आंखें बंद करके देखें कि किस आंख को खुला रखते हुए इस पर शेस्त बरकरार रहती है। बस वही आपकी मास्टर आई है। एक गोली 1000 मीटर के फासले पर फायर करके मैंने राइफल के सफ़र होने का यकीन किया और वापस गार में पलट आया। बैग खोलकर सामान का जायज़ा लेते हुए मैं बेख्तियार अपना सर पीटने लगा। इसमें रखी NSV-80 क्लिप ऑन नाइट विजन साइट मेरा मुंह चढ़ा रही थी। 2-3 दिन पहले ZKL पर अगर यह साइट हम इस्तेमाल करते तो रोशन खान पार्टी के कई बंदों को निशाना बना सकते थे। हालांकि अमेरिकन स्नाइपर से सामान कब्जा करते वक्त मैंने अच्छी तरह NSV-80 क्लिप ऑन नाइट विजन साइट को देखा था, लेकिन जब ज़रूरत पड़ी उस वक्त यह साइट ज़हन ही से निकल गई। यह एक बेहतरीन साइट है और स्नाइपर राइफल पर लगाकर इससे रात के अंधेरे में भी फायर किया जा सकता है। बहरहाल जो बेवकूफ़ी होना थी वो तो हो चुकी थी, इस पर मातम करने को कोई फ़ायदा नहीं था। गार के ठंडे फर्श पर पाँव के सार कर मैंने अपने सफरी थैले से चन्नों के बने हुए ग़िज़ाइयत से भरपूर बिस्किट निकाल कर खाना शुरू कर दी। बिस्किट खाकर मैंने गार से बाहर जाकर खुश्क लकड़ियाँ इकट्ठी की और आग जलाकर चाय बनाने लगा। सरदार अपनी मर्जी से दोपहर को 12 बजे उठा था। इसके बिस्तर से निकलते ही मैं लेट गया। थकावट से यूं भी आंखें बंद हो रही थीं। सरदार की आवाज़ देने पर आंख खुली तो शाम का मलगजा अंधेरा छा चुका था। रात के वक्त वचनराय की बुलंदी तय करने का कोई फ़ायदा नहीं था। यह काम अगले दिन पर उठाकर हमने वो रात भी उसी गार में गुजारी। सुबह सवेरे हम बिल्कुल ताज़ा दम थे। चाय पीकर हमने वचनराय की चढ़ाई पर कदम रखी। ज़खीरा टॉप से इसकी बुलंदी ज़रा ही कम थी, लेकिन इसकी चढ़ाई नहायत दुश्वार गुजार थी। मुसलसल ऊपर चढ़ते हुए हमें 2 घंटे लग गए थे। वचनराय की चोटी ऐसी थी कि वहाँ रिहाइश नहीं बनाई जा सकती थी। उस जगह हवा भी खासी तेज़ चल रही थी। एक पथरीली चट्टान से टेक लगाकर हम सुस्ताने लगे। ज़खीरा टॉप वहाँ से साफ नज़र आ रही थी। 2 बंकर सामने थे और बाकी खुदाई करके पहाड़ी के अंदर बनाए गए थे। मैंने दूरबीन निकाल कर जायज़ा लिया। एक आदमी इन बंकर्स के ऊपर टहलता नजर आया। आई काम पर मैंने ई ब्लॉक से रब्ता किया। हम बटालियन में पहुंच गए हैं, ओवर। मैंने कोड वर्ड में इन्हें बता दिया था कि हम जगह पर पहुंच गए हैं। पोस्ट कमांडर ने जवाब दिया, शाबाश, कल छुट्टी निकल जाना, बाकी पोस्ट की फिक्र न करो, हम चौकन्ने हैं, ओवर। ठीक है, वापसी पर दूसरे चैनल पर बात होगी, ओवर एंड ऑल। कहकर मैंने बातचीत ख़त्म कर दी। मैंने उसे बता दिया था कि हम वचनराय की बुलंदी पर तैयार बैठे। मुझे यकीन था कि मेजर औरंगजेब खटक फील्ड टेलीफोन पर इन्हें सारा मंसूबा समझा चुका था। सरदार तैयार हो जाओ। बैरेट M107 की दोपाई खोल कर मैंने मुनासिब जगह पर लगाई और राइफल काग करके इसके पीछे लेट गए। सरदार ने सबसे पहले तो LRF निकाल कर फासला नापा, 1710 मीटर। कहकर इसने LRF आंखों से हटाया और विंड मीटर निकाल कर हवा की रफ्तार नापने लगा। 15 किलोमीटर फी घंटा।
ہوا کی رفتار بتا کر وہ ونڈ چارٹ دیکھنے لگا۔ اس دوران میں ذخیرہ پوسٹ کا زاویہ دیکھنے لگا۔ ذخیرہ پوسٹ ہم سے بلند تھی اور فائر کرتے وقت بلندی، گہرائی اور متوازی ہدف پر فائر کرنے کے الگ الگ طریقے ہیں۔ جیسے اپنی پوزیشن سے نیچے فائر کر رہے ہو تو کشش ثقل کی وجہ سے گولی آگے جائے گی، اور جب اپنی پوزیشن سے اوپر فائر کر رہے ہو تو گولی پہلے لگے گی۔ فائر کرتے وقت سنائپر کو بلندی اور پستی کا فرق نکالنا پڑتا ہے۔ حقیقت میں سنائپنگ ایک سائنس ہے، اور جب تک ایک سنائپر رائفل کو صحیح طریقے سے استعمال نہ کر سکے تو کامیابی کے حصول میں ناکام رہتا ہے۔ میں بمشکل مکمل تیار ہو پایا تھا کہ ہدف مجھے نظر آ گیا تھا۔ بیرٹ M107 کی طاقتور ٹیلیسکوپ سائٹ میں مجھے 2 آدمی بھاگ کر بنکر سے نکلتے دکھائی دیے۔ ایک نے دونوں ہاتھوں میں سنائپر رائفل اٹھائی ہوئی تھی۔ بنکر کی چھت پر سنائپر کو 2 پائی پر لگا کر وہ اس کے پیچھے لیٹ گیا، گویا وہی میرا ہدف تھا۔ میں نے سردار کو آئی کام آن کرنے کی ہدایت کی۔ اسی وقت ذخیرہ پوسٹ پر لیٹے سنائپر نے گولی فائر کی اور پھر مکہ ایسے لہرایا جیسے اس نے کامیاب فائر کر دیا ہو۔ اس کے ساتھ ہی وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر دوربین میں ای بلاک کا جائزہ لینے لگا۔ 3 2 1 میں نے آہستہ سے دہرایا اور 1 سیکنڈ انتظار کر کے ٹریگر دبا دیا، جبکہ سردار نے وہی ہند سے آئی کام پر دہراتے ہوئے ایک کے بعد فائر کہا۔ اس کے ساتھ ہی ای بلاک کی طرف سے 12.7 mm کا برسٹ چلایا گیا۔ مذکورہ سنائپر سر کے بائیں جانب میری گولی کھا کر پشت کے بل گرا تھا۔ ذخیرہ ٹاپ وچن رائے سے شمال کی سمت میں واقع تھی، جبکہ ای بلاک ذخیرہ ٹاپ سے مغرب کی جانب تھا۔ مذکورہ سنائپر کا رخ ای بلاک کی طرف ہونے کی وجہ سے اس کی بائیں جانب میری طرف ہی۔ ای بلاک سے 12.7 کا فائر کرنے کا یہی مقصد تھا کہ دہشت گردوں کا دھیان وچن رائے کی طرف نہ آئے اور وہ اپنے سنائپر کی ہلاکت کی وجہ 12.7 کا فائر ہی سمجھے۔ یہ علیحدہ بات کہ ذرا سا غور کرنے پر وہ حقیقت کی تہہ تک پہنچ سکتے تھے۔ سردار خوشی سے چہکا، راجہ صاحب تمہارے فائر کی تعریف کیے بنا رہا نہیں جاتا۔ شکریہ یار کہہ کر میں نے ٹیلیسکوپ کے عدسے سے آنکھ پیچھے ہٹائی۔ وہ اپنے ساتھی کی لاش لے کر نیچے اتر گئے تھے۔ کنٹرول فار ای بلاک اوور۔ سردار سے آئی کام لے کر میں ای بلاک کو پکارنے لگا۔ ای بلاک فار کنٹرول، ہمارا ایک آدمی سنائپر کی گولی سے شہید ہو گیا ہے، اوور۔ ہمیں تو 12.7 mm کے فائر کی آواز سنائی دی تھی، اوور۔ 12.7 mm سے جنوبی فائر ہم نے کیا ہے، اوور۔ ٹھیک ہے محتاط رہو، ایک ہی سنتری کو گولی لگی ہے، دوسرے کو نہیں، اوور۔ میں نے کوڈ ورڈ میں بتا دیا تھا کہ ایک سنائپر کو میں کامیابی سے نشانہ بنا چکا ہوں۔ ٹھیک ہے سر، ہم فی الحال شہید ہونے والے کی لاش کو اگلی پوسٹ تک پہنچانے کا بندوبست کرتے ہیں، اوور۔ کل تک خدا حافظ، اوور اینڈ آل۔ میں نے اسے بتا دیا تھا کہ اگلی کارروائی کل ہوگی، کیونکہ آئی کام وغیرہ پر گفتگو بالکل محفوظ نہیں تھی اور ہر وقت کسی اور کے سننے کا خدشہ رہتا ہے۔ اس لیے ہم نے ساری گفتگو یوں کی کہ کوئی اگر سن بھی رہا ہو تو وہ یہی سمجھے کہ آرمی کا آدمی دہشت گردوں کی گولی کا نشانہ بن چکا ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے کپڑوں اور روئی وغیرہ سے انسان کے اوپری جسم کا پتلا بنایا تھا، یوں کہ اسے مکمل سنتری کا روپ دیا گیا تھا۔ کمرے سے نیچے ایک ڈنڈا باندھ کر ایک آدمی اس ڈنڈے کو پکڑ کر فائری خندق میں چھپ کر اس پتلے کو یوں دائیں بائیں حرکت دینے لگا جیسے کوئی سنتری چھت پر تیر رہا ہے۔ یہ ہم نے چارے کے طور پر کیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے بھی یہی ہوتا تھا کہ یوں ہی کوئی فوجی سامنے نظر آتا، ذخیرہ ٹاپ سے فوراً سنائپر کا فائر آ جاتا۔ ہماری چال کامیاب رہی تھی۔ فوجی کو چھت پر ٹہلتے دیکھ کر ذوالجدین یا مرشد دونوں میں سے کوئی ایک فوراً اسے شکار کرنے کو بھاگا۔ یوں مجھے آسانی سے پتہ چل گیا کہ وہاں پر سنائپر کون ہے۔ اس کے علاوہ وہ اتنی دور سے تو کسی کی پہچان مشکل تھی۔ ہم اپنا سامان سمیٹ کر بلندی سے تھوڑا نیچے اترے۔ درختوں کے جھنڈ کے درمیان ہم رات گزارنے کی جگہ بنانے لگے۔ وہ اترے تو ہم جنوب کی طرف سے تھے، لیکن رات گزارنے کی مناسب جگہ ہمیں شمال کی جانب ملی تھی۔ جگہ بنا کر میں آئی کام سے چھیڑخانی کرنے لگا۔ مختلف چینل تبدیل کر کے میں دشمن کی بات سننے کی کوشش کرنے لگا۔ ایک چینل پر روشن خان کی مدھم آواز سنائی دی، لیکن وہ جس آدمی سے بات کر رہا تھا اس کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ روزمرہ کی چند باتیں کرنے کے بعد اس کی آواز بھی غائب ہو گئی۔ ایک دو چینل پر کوئی عام آدمی ایک دوسرے سے گفتگو کرتے نظر آئے۔ کیونکہ موبائل فون اس علاقے میں کام نہیں کرتا، اس لیے عام لوگ بھی آئی کام کو رابطے کے ذریعے کے طور پر استعمال میں لاتے ہیں۔ وہ اس کی رینج اتنی زیادہ نہیں ہوتی، لیکن چند کلومیٹر کے فاصلے پر بات ہو جانا بھی غنیمت ہی ہوتا ہے کہ پہاڑی علاقے میں تو چند کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ میں زیادہ دیر اس شغل کو جاری نہ رکھ سکا۔ یوں بھی خواہ مخواہ آئی کام کی بیٹری کو استعمال کرنا مناسب نہیں تھا۔ رات کو ہم نے آگ جلا رکھی تھی۔ اگلے دن 11:30 بجے کے قریب ہم دوبارہ بلندی کے سفر پر روانہ ہوئے۔ واپسی کے لیے ہم نے وہی رستہ استعمال کیا جس سے نیچے اترے تھے۔ اپنی جگہ پر ہم پہنچنے ہی والے تھے کہ چھو کی آواز کے ساتھ ایک گولی میرے کافی قریب سے گزرتی ہوئی ہمارے عقب میں موجود چٹان سے ٹکرائی۔
मैंने लेटने में देर नहीं लगाई थी, गोली के पत्थर से टकराने की आवाज़ सरदार भी सुन चुका था। वो भी फ़ौरन ज़मीन बोस हो गया था। बाल बच्चे हैं राजा साहब, सरदार इत्मीनान भरा सांस लेते हुए बोला। यकीनन ज़्यादा फासले की वजह से निशाना खता हुआ है। नहीं, सरदार ने नफी में सर हिलाया। वो बेवकूफ़ बेसब्री का मुजाहरा कर गया है। अगर वो हमारे रुकने का इंतज़ार कर लेता तो शायद कामयाब हो जाता। रेंग कर पत्थर की आड़ लेते हुए मैंने बैरट M107 की टेलीस्कोप साइट के 10 कवर उतारे और ज़ख़ीरा टाप का जायज़ा लेने लगे। यकीनन अपने साथी के सर की बाईं जानिब लगी हुई गोली की वजह से उन्हें मालूम हो गया था कि इन पर किस जानिब से फायर किया गया है। हम बेखबरी में मार खा गए होते, लेकिन फासले के ज़्यादा होने और हमें हरकत के दौरान निशाना बनाने की बेवकूफ़ी की वजह से वो कामयाब नहीं हो पाया। क्योंकि हरकती हदफ को निशाना बनाना नामुमकिन नहीं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल ज़रूर है। सूरज करीबन हमारी पुष्ट पर चमक रहा था। हवा बिल्कुल थमी हुई थी। जल्द ही मुझे टेलीस्कोप साइट के शीशे की चमक दिखाई देने लगी। मुखालिफ स्नाइपर करीबन छत से चिमटा हुआ था, लेकिन इसकी टेलीस्कोप साइट का शीशा अपनी चमक की वजह से वाज़ह नज़र आ रहा था। उसी वक्त एक और गोली हमारे सामने पड़े पत्थर की जड़ में लगी। मेरी राइफल की टेलीस्कोप साइट पर अभी तक गुज़श्ता कल वाली एलिवेशन और डिफ्लेक्शन लगी थी। कल चूँकि काफ़ी हवा चल रही थी, इसलिए मैंने डिफ्लेक्शन नाप को विंड चार्ट की रीडिंग के मुताबिक घुमा दिया था। आज हवा साकिन थी। मैंने फ़ौरन डिफ्लेक्शन नाप को घुमाकर 0 रीडिंग पर लगाया और दुश्मन की टेलीस्कोप साइट के अक्से पर चिस्त बांध ली, क्योंकि टेलीस्कोप के आई गिलास पर लाजमन स्नाइपर की आंख में होना था। सांस रोकते हुए मैंने ट्रिगर दबा दिया। सरदार ने आंखों से दूरबीन लगाई हुई थी। गोली की थक होते ही उसने कहा, लें जी राजा साहब, मिशन मुकम्मल। दूसरा स्नाइपर भी गया जान से। इस गरीब को पता होता कि इजराइल सानी का शगीर इजराइल सालिस मुकाबले में है तो यकीनन टक्कर न लेता। मुझे इसकी बात पर हंसी छूट गई थी। मैं सही कह रहा हूँ यार, टेलीस्कोप साइट के अक्से से गोली गुजारना शायद उस्ताद उमर दराज के लिए भी मुमकिन न हो। नहीं, मैंने फ़ौरन नफी में सर हिलाया। उस्ताद जी का फायर मुझसे कई गुना बेहतर है। चलो ई ब्लॉक को तो खुशखबरी सुना दो। इसने आई काम ऑन किया और मतलूबा चैनल के लिए बटन दबाया। अभी तक वो मतलूबा चैनल तक नहीं पहुंचा था कि एक चैनल पर रोशन खान की मनहूस आवाज़ सुनाई देने लगी। इसकी साफ और वाज़ेह आवाज़ सुनते ही मैंने फ़ौरन कहा, सरदार ठहरो, इसकी बात सुनने दो। ई ब्लॉक को बाद में भी इतरा दी जा सकती है। वो बटन दबा चुका था। मेरी बात पर दोबारा रोशन खान वाला चैनल लगा दिया। आज किसी की गलती माफ़ नहीं होगी, इसलिए एहतियात से काम लें। वो दोनों दिन की रोशनी में हरकत नहीं कर सकते। हम तैयार हैं कमांडर, हम भी। मुख्तलिफ आदमी वक्फे वक्फे से अपने तैयार होने का ऐलान करते गए। सरदार, तुमने वही सुना जो मुझे सुनाई दिया। मैंने धड़कते दिल के साथ सरदार की तरफ देखा। मेरी बात का जवाब दिए बगैर इसने दूरबीन आंखों से लगाई और वचन राय के दामन में फैले दरख्तों की तरफ गौर करने लगा। अब होशियारी से ऊपर की तरफ बढ़ो और ख़ुद को हत्तुल वसा छुपा कर रखो। इन दोनों में से कम एक ऐसा ज़रूर है जिसका निशाना बेदाग है। अभी मुझे ज़ख़ीरा टाप से खबर मिली है कि मुर्शद को आँख में गोली लगी। राजा साहब, मरने से पहले कौन सी दुआ पड़ी जाती है? दूरबीन आंखों से हटाते हुए सरदार ने संजीदगी से पूछा। मैंने सर खुजाते हुए जवाब दिया, मुसलमान तो कलमा शहादत पढ़ते हैं। तो पढ़ लो भाई। रात के अंधेरे में तो निकल गए थे, अब वो यकीनन नहीं छोड़े। इतनी भी जल्दी क्या है, पहले इन्हें तो याद करा लें कलमा शहादत। मैं इतनी आसानी से हार मानने के लिए तैयार नहीं था। ये बताओ तुम्हारे पास कितनी गोलियां हैं? कलाशनकोव की 3 मैगजीनें भरी हुई हैं और 30 बोर की भी शायद 30 गोलियां मौजूद होंगी। काफ़ी हैं। ड्रैगनोव के भी करीबन 90 राउंड मौजूद हैं। 23 गोलियां बैरेट M107 की हैं। क्लास की भी 60 से ज़्यादा गोलियां मौजूद हैं। इनकी तादाद भी तो देखो, सरदार ने परेशानी भरे लहजे में कहा। वो गहराई में भी तो हैं। तुम यूँ करो कि ड्रैगनोव साथ ले जाओ और ऊपरी जाने मोर्चा लगाओ। मैं यही जगह संभालता हूँ। आई काम पर चैनल 5 पर बात होगी। और याद रहे, एक गोली भी ज़ाया न जाए। यस बॉस, जिंदा दिल पठान मज़ाहिया अंदाज में कहते हुए खड़ा हो।